हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पॉलिटी का अध्याय 1 हम किए थे और आज की इस वीडियो में अध्याय 2 और कक्षा 8 का हम करने वाले हैं, धर्मनिरपेक्ष और मौलिक अधिकार। तो जानते हैं पहले मौलिक अधिकार क्या होता है। तो वे अधिकार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए जो जरूरी अधिकार होते हैं उसे ही कहा जाता है मौलिक अधिकार। अब हम बात कर लेते हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो लाया गया है, जो ऐड किया गया है, आखिरकार ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दें, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कई बार ये पूछ लिए जाते हैं प्रश्न में कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ और अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में दिए गए हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मूल संविधान में अक्सर ये आपसे पूछा, आप पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं। उसी तरह इसमें हम जानेंगे कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए मूल संविधान में तो फिर आप 7 मौलिक अधिकार लेंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं तो आपको 6 लेने हैं, क्योंकि एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसे अब हटा दिया गया है। यदि हम बात करें किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। कौन से? 1978 में जो 44वें संविधान संशोधन हुआ, इसको कहाँ से हटा दिया गया? तो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब हमारे जो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। इससे पहले आप ये जान लें कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि आपका जो सिलेबस होगा वो एससीईआरटी के आधार पर ही होगा। ऐसे में एससीईआरटी के सभी किताब को पढ़ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए सीटीईटी सक्सेस क्लासेज लाया है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के संपूर्ण क्लास के नोट्स, जिसमें आपको कक्षा 3, 4 और 5 के ईवीएस भी मिल जाएंगे। तो यदि आप इस नोट्स को खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के सभी पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। खास तौर इसी तरह आपको सभी चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं किस तरह से कितने सारे चैप्टर, ये पूरे के पूरे आपको यदि आप परचेज करते हैं तो एक ही बार में आपको मिल जाएंगे। वैसे यूट्यूब पर हम समय समय पर एक एक चैप्टर करते रहेंगे, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पूरे का पूरे मुझे एक ही बार में मिल जाए तो आप इस नोट्स को परचेज करते सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन है। हमारा पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, जो कि यदि बात हम करें अनुच्छेद में तो 14 से 18 अनुच्छेद तक इस मौलिक अधिकार को रखा गया है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है वो आपको 23-24 में है अनुच्छेद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, वही यदि हम बात करें छठा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ। देश में धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्ष को सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान के एक उद्देशिका में सन 1976 में क्या किया गया, इसे शामिल कर दिया गया। और इसके साथ ही हमारा जो देश है वो आपको पता ही है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों को सम्मान किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन, यदि हम बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन, तो आपका संविधान के भाग 4 में है। तो आप समझ गए कि भाग 3 में क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है। ठीक है, बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। कौन चीज़? मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य आपका अलग है।
अगले चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। साथ ही साथ जितने सारे अनुच्छेद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति की नियुक्ति हो, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो, जितने सारे अनुच्छेद के तहत होते हैं वो पूरे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यदि हम बात करें मूल कर्तव्य की तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, जो वर्तमान में रूस से है, यानी पहले सोवियत संघ के रूप में थे। ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखेंगे। यदि हम जाने मूल अधिकार की तो मूल अधिकार टोटल आपको 6 हुए, और यदि मूल कर्तव्य की हम बात करें तो 11 मूल कर्तव्य है। और यदि हम बात करें मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 7 हैं। भाग 3 को भारत में का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि मैग्ना कार्टा, या कई बार ऐसे पूछते हैं कि अधिकार पत्र किसे कहा गया है, तो भाग 3 जो है उसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। आप यदि देखेंगे तो अदर यदि आप कंट्री में देखेंगे तो डबल अधिकार होते हैं। ठीक है। एक राज्य स्तर पर उसे नागरिकता मिलता है और दूसरा उन्हें देश स्तर पर। लेकिन हमारी जो संविधान कह रहा है हमारे देश में वो क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना है, सभी धर्मों के जो भी महत्व हैं उनको स्वीकार करना है। भारत संविधान के अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है, यानी कि जो भारत की संविधान है उसे यदि देखा जाए तो एक हद तक उसे कठोर भी माना गया है, और यदि एक तरह से देखा जाए तो उसे लचीला भी माना जाता है, जो आप सभी जानते हैं। अगला अध्याय है आपका वो 3, जो कि संसदीय सरकार है। ठीक है। हम देखते हैं जो भी संभव है हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। क्या है आपका संसदीय सरकार। तो भारत के संसद को कितने अंग में बांटा गया है, तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो टोटल 3 अंग हैं। ठीक है। अगला है संसद के 3 अंग मिलकर क्या बनते हैं, तो संसद बनती है। यदि तीनों अंग को दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, संसद बन जाएगा। अब हम एक एक करके जानते हैं कि लोकसभा पहले क्या है। तो भारतीय संसद के जो निचले सदन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, लोकसभा। जैसे कि आप सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उचली सदन यानी ऊपरी सदन किया जाता है, क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होता है। यदि हम बात करें लोकसभा तो ये निचले सदन होते हैं और ये भंग होते हैं। ठीक है। लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा होता है, यानी हम कह सकते हैं इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा होता है। किसका, लोकसभा चुनाव का। लोकसभा का चुनाव हर 5 साल पर करवाए जाते हैं। ठीक है। कितने वर्षों पर, 5 वर्षों पर। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ निर्वाचन क्षेत्र की, हम यहाँ कुल सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ निर्वाचन क्षेत्र की। अभी जो आप देखे होंगे कि यदि चुनाव होता है तो आपको 543 सीटों पर ही चुनाव होता है। बाद बाकी और भी जो क्षेत्र सीट है जिस पर डायरेक्ट, यदि आप बात करें लोकसभा के लिए तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य इसमें मनोनीत भी किए जाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लोकसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष वही बनेंगे जो हमारा सांसद होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, उसी में से एक अध्यक्ष बनेंगे और उसी में से एक जो है उसका उपाध्यक्ष भी बनेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि जो संसद की संयुक्त जो जिसमें राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है और दोनों मिलकर जो संयुक्त जो अधिवेशन होता है संयुक्त, उसका अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसका अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी कि उनके अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो भारत के प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपका मीरा कुमार है। कई बार आप देखे होंगे एग्जाम में एक नया ट्रेंड है अभी कि प्रथम तो सभी स्टूडेंट याद करते हैं, लेकिन अब एग्जाम में कई बार देखा गया है कि दूसरा पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे भारत का जो दूसरा महिला लोकसभा अध्यक्ष है वो आपका कौन है, सुमित्रा महाजन है। ये भारत के जो है दूसरा महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है। आगे हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे आप जीवी मावलंकर भी
बोलते हैं। बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कुल 40 है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। इसी तरह इस चैप्टर में यदि आप देखेंगे तो संसद के अंग में आपको पहले ही बताएं, राज्यसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पूरे दिए गए। इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि पूरे के पूरे आपको यदि हम पॉलिटी आप देख रहे हैं किस तरह से यदि आप SCRT कंप्लीट करते तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आप संपूर्ण नोट्स एक साथ परचेज करना चाहते हो और मात्र 499 रुपये देने होंगे, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, जिसमें आपको सभी क्लास के PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और बहुत ही आप आसानी से अपनी तैयारी को BPSC को मजबूत कर सकते हैं तैयारी, और जिसके आधार पर कहीं ना कहीं आप यदि देखेंगे तो आपका SCRT का पूरे कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8873794919 और यहाँ से जो है आप बहुत ही आसानी से नोट्स को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मात्र 499 में। तो अगले वीडियो में हम और भी चैप्टर का कवर कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। इस तरह की वीडियो और यदि आपको चाहिए और इसी तरह हम अपडेट करते रहें तो आप लोग कमेंट जरूर करें। निश्चित तौर पे आपको सभी सब्जेक्ट का बारीकी से एक एक वीडियो धीरे धीरे हम अपडेट करते रहेंगे। ये बात सही है कि यूट्यूब पर थोड़ा लेट से अपडेट होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ वीडियो जो हैं वो आपको हम यूट्यूब पर भी अपलोड करते रहें। धन्यवाद।